एवरीवन, वेलकम टू आवर लीगल कैट चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में, जिसके बारे में हम ब्रीफ हिस्ट्री समझेंगे। उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि क्या है बेयर एक्ट में दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के 1908 में। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या रेजिडेंशियल है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करी गई है, सेक्शन और ऑर्डर क्या होते हैं, उसके हिसाब से छोटे छोटे बातें हैं जो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट किस तरीके से अमेंड कर सकती है और हाई कोर्ट किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकता है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियोस को। ये सब आपकी हैबिट्स हम लोगों को मोटिवेट करेंगी आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो जब स्टार्ट करते हैं हम सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में जब बात करें तो ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली बात कि ये सेक्शन मेंशन कर रखा है। सेक्शन सब जानते ही होंगे, 158 तक सेक्शंस बताता है एक तरीके से सिविल प्रोसीजर कोड। साथ ही में ये भी बताता है कि जो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, इन दोनों के पास में एक तरीके से अमेंडमेंट करने की इसमें पावर दी गई है सेक्शंस में। अगर सेक्शंस में करेंगे अमेंडमेंट चाहते हैं तो फिर ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास ही इसमें एक तरीके से पावर दी गई है। दूसरी बात, हम जब बात करेंगे शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल में 1 से 5 तक के शेड्यूल्स दिए गए हैं, मगर आज के टाइम पे 2 से 5 तक मतलब 2 to 5 शेड्यूल्स आर रिपील्ड। आज रिपील्ड हो चुके हैं ये, और हम सिर्फ एक ही शेड्यूल पढ़ते हैं अभी सिविल प्रोसीजर कोड में। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो 1908 है, इसमें हमें कम से कम 1 to 51 ऑर्डर दिए गए हैं, 1 to 51 ऑर्डर, और उसके साथ में फॉर्म्स दिए गए हैं A to H अपेंडिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद में हमने जो बात करी सेक्शंस जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हमारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, वहीं पे हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट अमेंड कर सकती है। ये बात हमें कहाँ दी गई है? ये बात हमें दी गई है सेक्शन 122 एंड 125 ऑफ द CPC, जिसमें ये बात करी गई है कि अगर हाई कोर्ट अगर चाहती है तो उनको पावर दे गई है कि वो रूल्स को अपनी तरीके से अमेंड कर सकती है। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इस तरीके से रिकॉग्नाइज करती है और ये बोलती है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसकी शेड्यूल के, उसमें एंट्री नंबर 13 में सिविल प्रोसीजर कोड को एंट्री मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी। बात करें सेक्शन एंड वर्सेस ऑर्डर की, जब सेक्शंस और ऑर्डर में समझ ना आए और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए एक दूसरे के लिए, तो जब इम्बैलेंस इस तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है ऑर्डर और सेक्शंस के बीच में, तो कौन सा प्रिवेल होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो प्रिवेल हमेशा सेक्शंस ही करेंगे, कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। सेक्शन ही एक ऐसी जो हमारे हैं वही सिविल प्रोसीजर कोड के एक तरीके से प्रिवेल करेंगे, और हमें इंटरप्रिटेशन जो हमारे स्टैट्यूट्स के हिसाब से जो डॉक्ट्राइन अगर फॉलो होगा तो वो होगा हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करें छोटी सी एक ब्रीफ के बारे में कि हिस्ट्री क्या दी गई है सिविल प्रोसीजर कोड की, जब हम ब्रीफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में बात करते हैं तो 1859 से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब 1859 में क्या हुआ कि सर अर्ले रिचर्ड जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, वो उन्होंने एक्ट को पास की। मतलब एक्ट एक तरीके से आया फर्स्ट टाइम, मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो सिविल प्रोसीजर कोड था वो 1859 में आया था, मगर इस वक्त भी कुछ रीज़न की वजह से ये चल नहीं पाया और यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद में सेकेंड टाइम आया 1877 में। अब 1877 में जब ये आता है तो सेम यही प्रॉब्लम रिपील्ड हो गया। थर्ड जब आया तब भी रिपील्ड हो गया, मगर एट प्रेजेंट जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो हम बैरक पढ़ रहे हैं, वो 1908 का बैरक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि 1908 की स्टोरी तक पहुँचते पहुँचते क्या इस तरीके से सिविल प्रोसीजर कोड को देखना पड़ा। 1908 में जैसे ही आता है और वो प्रेजेंट में जब फॉलो किया जाता है तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी होते हैं मगर दोबारा कोई एक्ट नहीं पास होता, जैसे कि पीछे हुए गए हैं।
अब ये डिफरेंट अमेंडमेंट्स तो हुए, मगर कौन से इम्पॉर्टेंट है? 1976 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स एक तरीके से किए गए थे, रिकमेंड किए गए थे और इसमें हुए भी थे, तो इसको हमको बोल दिया गया कि ये एक तरीके से मिनी सीपीसी बन गया है 1976 का। उसके साथ साथ में जस्टिस मलिमत कमेटी जब बैठी थी और उसने रिकमेंडेशन की थी स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए, और उसके जस्टिस की जब बात करी गई थी तब 1999 और 2002 को के पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर करते हुए ये पॉइंट उठाया गया था। उसके बाद में 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट एक तरीके से ओनली कमर्शियल ट्रांजैक्शन को लेके हुआ करा गया था, तो इसलिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट में ये कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये थे अमेंडमेंट के पोर्शंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक जुडिशियल एस्पिरेंट को ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस है इसका, कि अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए और जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी डेट, केम इनटू फोर्स कब आए, उसके बाद में कब एनेक्ट हुए, कौन से नंबर के थे, ये आप सबको पता करना चाहिए अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन कायम रहे। और हमने जिस तरीके से तय किया है कि सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारा है, हमें इसे बहुत इजी बनाना है, इजी वे में लर्निंग करनी है और इजी वे में हमें पूरा सिलेबस, हमारा टारगेट रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस सीपीसी का कंप्लीट करेंगे। साथ ही में जो एलएलबी का कोर्स रहेगा उसके साथ साथ जुडिशरी, दोनों के लिए इस तरीके के वीडियोस लेके आएंगे कि दोनों स्टूडेंट आराम से घर में बैठे बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जुडिशरी के भी उनके कंसेप्ट कंप्लीट होंगे। उसके साथ साथ आपको समझ में आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक तरीके से जुडिशरी में। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आने वाले वीडियो में हम अब बात करेंगे कि ऑर्डर कितने हैं और किस तरीके से सूट का एक तरीके से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का क्या रोल रहता है इसमें, एडवोकेट्स का क्या रोल रहता है इसमें। इस तरीके से हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।